नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले ये समझना चाहते हैं कि भारत को अमेरिका के टैरिफ से ज़्यादा क्या वाकई प्रदूषण से बड़ा खतरा है, जैसा दुनिया की सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में गिनी जाने वाली गीता गोपीनाथ ने दावोस में बयान में कहा है। तो कुछ सवाल आइए हम अपने दर्शकों के सामने रखें और कुछ फैक्ट्स भी, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन इकॉनमी इसे टैरिफ से बड़ा झटका लग रहा है, और अगर टैरिफ की ही ज़्यादा बातें हो रही हैं या इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पॉल्यूशन पर फोकस नहीं किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान और एक लंबे भविष्य के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो टैरिफ नहीं, प्रदूषण से अधिक खतरा। इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसकी एक्स चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं गीता गोपीनाथ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि टैरिफ पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि भारत का जो प्रदूषण है वो भी इन्वेस्टर्स को रोक रहा है भारत में इन्वेस्टमेंट से। लेकिन दावोस ही वो जगह जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यहां पर भारत सरकार ये दावा करती है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो ये दावा करते हैं कि भारत जल्द ही कुछ सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके साथ ही कुछ और जो पहलू हैं और जो समाचार हैं वो निकल कर ये आए हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उन्होंने रुचि दिखाई है भारत के एआई में, भारत के सेमीकंडक्टर में, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये तमाम कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं। लेकिन इसी बीच जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें भारत के जो ऑपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक पोस्ट किया और उन्होंने अमेरिकी टैरिफ को लेकर दावा किया है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूएस टैरिफ की वजह से बड़ा नुकसान झेल रही है और इससे लगभग 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ जॉब्स और लाखों की तादाद में बिजनेस का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ये भारत की, उन्होंने इसे कोट किया है कि डेड इकोनॉमी की, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए ये टर्म इस्तेमाल किया था, जिस पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही थी कि वो सही कह रहे हैं। और इसी बीच एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि इंडियन रुपी जो है वो लगातार अपने निचले स्तर को हासिल कर रहा है और रिकॉर्ड 91.95 रुपीज़ पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। आइए, हमारे साथ आज बहुत ही उम्दा बुद्धिजीवी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं भारती चतुर्वेदी, पर्यावरणविद हैं, चिंतन फाउंडेशन उनकी फाउंडर और डायरेक्टर हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत चक। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं आलोक भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शुरुआत में आलोक सर आपसे करना चाहती हूँ, जब गीता गोपीनाथ कहती हैं, भारत में वैसे उनकी बहुत तारीफें होती हैं, लेकिन ऐसा क्या उन्होंने कह दिया जिसकी वजह से बहस से छिड़ गई है कि वो सच कह रही हैं या गलत? जी धन्यवाद नेहा जी। जब गीता गोपीनाथ के बारे में जब उनका जो बयान आता है तो उस बयान में उन्होंने एक शब्द का जो इस्तेमाल किया था, वो शब्द के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो मैक्रो जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्होंने उसमें उसको शामिल किया था। तो जितने जो ट्रोलिंग हो रही है, चाहे वो आईटी वाले कर रहे हो या जो कुछ दूसरे तबके के लोग भी कर रहे हैं, वो इन चीजों पे बात ही नहीं कर रहे। तो ये भी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप मैक्रो इंडिकेटर्स पे आप क्या बात करेंगे। पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं। पॉल्यूशन से आपकी इमेज खराब होती है, इससे भी कोई शक नहीं। डेवलप कंट्री या जो डेवलपिंग कंट्री होती है या जो लो इनकम ग्रुप से जो मिडिल इनकम ग्रुप या जो कंट्री जाती है, जो वर्ल्ड बैंक का जैसा क्लासिफिकेशन है, किसी भी देश में इतनी खराब स्थिति इतने लंबे समय तक कभी नहीं रहेगी। हाल फिलहाल अगर हम लोग ये डेवलपिंग की कंट्री की बात करें तो केवल चीन में रही थी, तो चीन ने भी उस चीज को पलट दिया। सारी चीजें बदल गई, सारी चीजें बीजिंग से लेकर तमाम जगह, शंघाई से लेकर सब उसने बिल्कुल अपना एनवायरमेंट ठीक कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है विल पावर की। हमें ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि उनका कहना क्या है। अब एक जगह तो मैं एक ट्रोल ये देख रहा था, एक मतलब यही कह सकता हूँ कि कथित बुद्धिजीवी थे, वो यही कह रहे थे कि वो तो
राष्ट्रद्रोही है, इस तरीके का कमेंट पास हो गया। तो मुझे लगता है कि क्या कह रही है उस पर जोर देना चाहिए, बजाय ये नहीं कि वो कहाँ पे है, तो हार्वर्ड में है, आईएमएफ में है, कहाँ पे है, डिप्टी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन सबसे नहीं पता जो जी। उन्होंने कहा क्या वो गलत कहा। ये बात सही है कि मल्टीनेशनल कंपनियां केवल पॉल्यूशन के आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान करती है। जी। जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो बाकायदा स्टडी होती है, कंसल्टिंग ग्रुप्स होते हैं बड़े बड़े, वो कंसल्टिंग ग्रुप्स वो पूरी स्टडी करते हैं कि आप जो माल बनाने जा रहे हैं या जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका जो आउटकम आएगा, उसमें आरओआई कब आएगा, कितने दिनों का जेस्टेशन पीरियड है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या वो उसकी पॉलिसीज में कोई सर्टेनिटी है या नहीं है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी तो नहीं है कि कहीं बनाना रिपब्लिक जैसी हो जाती है कि आज कुछ है कल कुछ है। अब यहाँ अगर थोड़ा सा हम लोग गिरेबान में झांक करके देखें जी। तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं ये पिछले कार्यकाल में भी कॉमर्स ही मिनिस्टर थे। जी। अब याद करिए उन्होंने अमेजन को लेते हुए ऑर्गेनाइजर में क्या इंटरव्यू दिया था, यही तो कहा था कि वो तो कमाने आई है, प्रॉफिट कमाने आई है, इसमें इससे हमारा क्या। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि जब वो इंडिया में जब अमेजन के जब मिलने आए तो आप मिलना नहीं चाहते, और जब आप यूएस में जाते हैं तो आप इंतजार करते हैं कि हमको वो बेजोस साहब से मिलने। ऐसा तो नहीं होता था जी। ना, आपको एक सर्टेनिटी रहनी चाहिए। और अच्छा, एक डेमोक्रेटिक और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब जिसमें इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी होती है, उसमें यही तो बातें काम करती है ना कि जी। आप कितना कर सकते हैं। अब जहां तक उनके गोपीनाथ वाली बात की, जो मैं इस चीज पे आता हूँ, पॉल्यूशन वाली बात को लेकर उन्होंने कहा है, जाहिर सी बात है कि कोई पॉल्यूशन के आधार पर इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान होता, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन पॉल्यूशन भी एक फैक्टर होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ग्लोबल इमेज पे फर्क पड़ता है। लेकिन बिजनेस अल्टीमेटली आरओआई के ऊपर ही डिपेंड करता है कि रिटर्न कितना आएगा और कितने जेस्टेशन के बाद में आएगा, फैसला उसी के आधार पे होता है। जी। देखिए जी। हाँ, कुछ कह रही थी। जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं सुनील सर के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि पिछले दिनों लगातार ये बातें सामने आई हैं और एक बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनी है कि हजारों करोड़ों की संख्या, हजारों करोड़ों डॉलर के जो निवेश है वो भारतीय बाजार से निकाले गए हैं। जी आलोक सर। ठीक है, ये जहां तक जो आपके निवेश निकालने वाली बात है, आपको मैं इसी उत्तर पे आ रहा था लेकिन आप उधर जा रहे हैं तो मैं बस थोड़ा सा ही बोलूंगा। निवेश निकालने का फैसला भी अलग होता है। एफपीआई जो निकाल रहे हैं करीब 1.7 बिलियन डॉलर का निकाल लिया है इन्होंने, तो उसकी वजह कुछ और है। जी। उसकी वजह आप सीधा सीधा समझिए कि एक आईएमएफ ने एक स्टडी करी, आईएमएफ ने जो डाटा दिया उसने ये क्या कहा, उसने कहा कि आपके डाटा की सैंक्टिटी नहीं है। डाटा की सैंक्टिटी जो, अच्छा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की जो ये इंस्टीट्यूशन है, ये अपने आप डाटा कभी नहीं इकट्ठा करते, ये हमेशा गवर्नमेंट से डाटा लेते हैं। अगर गवर्नमेंट जो डाटा देती है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या वो रेलिवेंट या सब्सिक्वेंट डाटा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीजों इसके आधार पर वो ग्रेडिंग होती है। तो इसके आधार पर उन्होंने ग्रेडिंग सी कर दी है। जी। अब सवाल है कि जब आपकी जब ग्रेडिंग सी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि जो एफपीआई हैं उनके भी तो लोग सोचेंगे ना कि भैया जब यहीं पे डाटा की जब सैंक्टिटी नहीं है तो भाई कहीं कहीं ऐसी जगह चलो। और दूसरी बात, जी। आपका पूरे अगर सेंसेक्स की भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं सेंसेक्स पर लेकर फिर वापस जाता हूँ। जी। सेंसेक्स पूरे एशिया में सबसे ज्यादा लोएस्ट रिटर्न आपके सेंसेक्स ने दिया, केवल 8% का रिटर्न दिया, और एशियन जो बाकी इकोनॉमी है उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। यही स्थिति आपके रुपए की भी है। रुपए की जितना डिवैल्यूएशन आपके हुआ है, बाकी आपकी जो करस्पॉन्डिंग जो नेबरिंग कंट्री या जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं ईस्ट एशियन, उनमें उतना डिवैल्यूएशन नहीं हुआ। तो इसी की वजह से तो लोग बाहर जा रहे हैं ना। देखिए आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का आप कर रहे हैं तो ये तो नहीं ना सैंक्टिटी क्या है, ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा अभी देखिए, अभी आप जैसे अपने प्रोमो में एक चीज दिखाई, मैं उसको लेकर खत्म कर रहा हूँ। प्रोमो में आपने एक चीज दिखाई कि यूरोपियन कमिश्नर हमारी जो वान डे लेन है वो क्या बोल रही है, वो कह रही है कि मदर ऑफ द ट्रेड डील हो। जी। अब मदर ऑफ द ट्रेड डील क्या होता है, मुझे तो नहीं समझ में आया ये जुमला। मुझे लग रहा है कि शायद आपके पैनलिस्ट सब काफी लोग हैं वो सब बताएंगे कि मेरे ख्याल से किसी भी डेवलप इकोनॉमी में या बड़े इकोनॉमिस्ट कभी इस तरीके से बातें नहीं करते, ये तो पॉलिटिकल रैली की बातें होती हैं। और दूसरी बात, आपके जो जीएसपी वाला, जीएसपी से आपने बाहर कर दिया। अच्छा आप इतना गा बजा रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए उन्होंने अक्टूबर से बाहर किया है और आपका ये 1 जनवरी से लागू हुआ है। अभी आपका सीबीएम भी है, जो कार्बन जो मैकेनिज्म है उस पर भी अभी आपको देखना पड़ेगा, वो भी 1 जनवरी से लागू हो गया। अब कैसे निपटेंगे, महत्वपूर्ण ये है, इसलिए उनको गोपीनाथ की बात को खारिज नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, उन्होंने जितनी संख्या में भारत में हो रही मौतों का भी जिक्र किया है, कुल मौतों का 18%, तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है और इसे ये कहकर नहीं खारिज किया जा सकता कि वो कहाँ ये बात कह रही हैं और वो कहाँ से संबंध रखती हैं। एक ब्रेक लेती हूँ मैं, इससे पहले कि डॉक्टर सुनील सिन्हा के पास दर्शकों को लेकर जाऊँ। हमारे साथ अजीत चक और भारती भी जुड़ी हुई हैं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। तो इंडियन इकोनॉमी को किससे बड़ा खतरा है, अमेरिका के टैरिफ से या फिर भारत के प्रदूषण से? ये क्या अंदरूनी समस्या है भारत की और इसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए। डॉक्टर सुनील के पास दर्शकों को लेकर जाना चाहेंगे। सर, आप किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं, जिसका भारत में इन्वेस्ट करने का तो मूड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉल्यूशन है, जैसा गीता गोपीनाथ ने कहा है, क्या उसे वो रोकेगा? और ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं किसी देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको मिलने जाना है लोगों से, आपको सरकार के प्रतिनिधियों से मिलना है, या फिर बहुत सारी जो औपचारिकताएं, जैसा भारत के बारे में कहा जाता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो होती है, लेकिन औपचारिकताएं जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती। जी, मेरा ये मानना है कि टैरिफ को और प्रदूषण से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, दोनों को आप एक दूसरे के प्रति जक्स्टापोज नहीं कर सकते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, जो टैरिफ इस समय भारत के ऊपर यूएसए ने लगाया है, उसकी वजह से क्लियरली जो हमारे एक्सपोर्ट्स को काफ़ी धक्का लगा है और ऑल ऑफ ए सडन हमें कई दूसरे किस्म के प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, जो भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है इस टैरिफ की वजह से। और अभी भी जहाँ तक टैरिफ नेगोशिएशन का सवाल है, किसी को नहीं पता कि ये जो टैरिफ रिलेटेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो कब खत्म होंगे। तो जो राहुल गांधी ने बात कही है अपने पोस्ट में, वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और यूएस टैरिफ, इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो वो सही कह रहे हैं? देखिए, अगर आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे तो जो नवंबर के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर है कि गारमेंट्स एंड क्लोथिंग्स, टेक्सटाइल, इनमें जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और कुछ केसेस में तो नेगेटिव ग्रोथ है। तो क्लियर टैरिफ की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को धक्का लगा है वो तो आपके आंकड़ों में दिख रहा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। और उसका असर जो है वो आपको तिरुपुर में या लुधियाना में या ऐसे जो भी गारमेंट या टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं वहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किल है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको होल्ड करें या उनको रिलीज करें, क्योंकि आने वाले समय में कितना उत्पादन वो करेंगे और कितने की खपत होगी इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। और जो भी लॉस उन्हें एक्सपोर्ट से हो रहा है वो सारा का सारा लॉस वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में माल को डाल के ओवरकम कर पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हाँ, मतलब इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। जी जी। दूसरी तरफ जहाँ तक पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों का सवाल है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था और ऐसी और भी कई तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं वो फेस कर रही हैं। तो ये कहना कि जो है टैरिफ से खतरा कम है और प्रदूषण से खतरा ज्यादा है, या प्रदूषण से खतरा कम है और टैरिफ से खतरा ज्यादा है, ये मेरी समझ से एक किस्म से लोगों को भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं। प्रदूषण से जो खतरा है भारतीय अर्थव्यवस्था तो उनका मतलब दुनिया की चुनिंदा इकोनॉमिस्ट में से एक जब ये बात कहती हैं तो क्या वो चाहती हैं कि यूएस टैरिफ पर बात ना हो, बल्कि इंडिया के पॉल्यूशन को इसका जो है ठीकरा फोड़ दिया जाए कि इसी वजह से जो है आपको मैं उसी की पॉलिटिकल इकोनॉमी पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या यूएस यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, साथ में आईएमएफ में काम करती हैं। इस समय आप यूएस के जो कदम है उनको देख लीजिए।
चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, इन सब जो ग्लोबल अलायंस थे वहां से उसने अपने कदम खींच लिए हैं। तो जी। यूएसए की कोई कमिटमेंट नहीं है एनवायरनमेंट के प्रति इस समय। और जो भी ग्लोबल पैक्ट हुआ है जिसमें कि 2070 तक जो है जो ये हमने एक मापदंड दिया है उसको अचीव करने का, उसके बारे में उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक रही है। बात दूसरे देशों की, तो ऐसी स्थिति में जिस देश में आप रह रहे हैं, जहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका पर्यावरण के प्रति कोई लेना देना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है जी। दूसरे देश में आकर के आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्रगति है वो पर्यावरण पे निर्भर है ज्यादा और टैरिफ पे निर्भर कम है। क्यों? क्योंकि टैरिफ वो उसी कंट्री में लगाए जहां आप रहते हो। तो ये एक जो है भ्रमित करने वाला इलॉजिकल है ये तर्क, इलॉजिकल क्यों? है क्योंकि ये। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जिसको के भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा और उसके प्रति जो भी कदम उठाने पड़ेंगे। और ठीक है भारत ने अपनी कमिटमेंट भी दी है। अब जी। भारत ने अपनी कमिटमेंट भी दी है यूएनएफसीसी के तहत। उसने ये कहा कि जो हमारा जो ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं, जी जी। खास करके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, उसको हम 50% कम कर देंगे 2005 के प्रति, और वो 2030 तक हम अचीव करने वाले हैं। जी। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम अपने टारगेट पे बने हुए हैं। और दूसरी तरफ हमें यह समझाया जा रहा है कि आप, हाँ, वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं। अब जैसे 1 जनवरी से कार्बन से रिलेटेड जो टैक्स लगेगा यूरोप में, उस जी। संदर्भ में यह से एक बड़ी समस्या हो सकती है। परंतु ये कहना कि ये बड़ा समस्या है और वो कम छोटी ठीक है, समस्या समझ से एक गलत कोई कोरिलेशन नहीं उदाहरण है पेश जी। करता है। ठीक है ठीक है। भारती मैम, आपसे समझ लेती हूँ मैं। गीता गोपीनाथ जो कहती हैं कि भारत में 18 लाख सालाना मौतें हो जाती हैं, तो ये क्या इंडियन इकोनॉमी में जो कामगारों का कंट्रीब्यूशन है उसकी तरफ एक सीरियस चैलेंज नहीं है? मैं एक चीज़ पहले ये बोल दूं कि ये सिर्फ गीता गोपीनाथ नहीं बोल रही हैं, ये लैंसेट भी बोल रहा है। जो एक लैंसेट ने बहुत इम्पोर्टेंट, वो सबसे जाना माना हेल्थ पब्लिकेशन और नॉलेज रेपोजिटरी जिसको बोल सकते हैं, वो भी बोल रहे हैं। और इंडिया में भी हम सब मान रहे हैं कि डेथ्स बहुत हो रही हैं। हमको ये नहीं पता है, ऑब्वियसली हमारा डेटा कलेक्शन थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं ज़रूर कि बहुत ज़्यादा एडमिशन्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में पीक पोल्यूशन के टाइम, और डेथ्स बहुत बढ़े हैं। मैं सिर्फ दिल्ली की बात बोल रही हूँ क्योंकि दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने ये डेटा दिया है। यहाँ तक कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ है। एक संस्था है वॉरियर मॉम्स, उन्होंने भी रिसर्च किया है कि कितना स्पाइक हुआ है इनहेलर्स की खरीदारी में। तो ये डेटा तो है ही 1.7 मिलियन का, लेकिन इंडिकेटर्स भी हैं और ये बहुत वेल नोन डेटा है, ये नया डेटा नहीं है। और ना ही ये एक टाइप से कोई अमेरिकन डेटा है, ये डॉक्टरों का डेटा है। और इंडिया में बहुत डॉक्टर हैं जो इसको लेके बहुत टेंशन लेते हैं कि क्या करें हम। अब आई इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी में डालबर्ग CII जो हमारे ही है, डालबर्ग एक कंसल्टिंग फर्म है, और एक और संस्था मिलके उन्होंने कैलकुलेट किया। उन्होंने बहुत डरावने फिगर्स पाए। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले अप टू 9% ऑफ योर GDP कैन बी लॉस्ट। अब आप देखिए, देयर इज सच हाई मोर्बिडिटी, देयर इज सच हाई लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी व्हेन पीपल आर सो सिक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। एंड मैं इनफॉर्मल इकोनॉमी का बोल ही नहीं रही हूँ, और शायद इन लोगों ने भी इनफॉर्मल इकोनॉमी को नहीं इंक्लूड किया है एक तरीके से। तो यू कैन इमेजिन दिस। सेकेंड थिंग, agriculture. Actually, air pollution has a link with agriculture productivity. And between at least minimum 5% कई जगहों में, obviously सब जगहों में नहीं, लेकिन कई जगहों में कम हो रहा है। और ये स्मृति ईरानी ने भी बोला है डेवॉस में, which I feel is more important than
Geeta Gopinath, because she has been the minister, of family welfare, and she is aware, and for her to say it is a very serious issue. So I don't know. तो क्या I'm not- सरकार एडमिट कर रही है कि उसने जो काम करना चाहिए था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर वो करा नहीं और इसी वजह से अब जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ गई है? Smriti Irani is not a part of Sarkar. राइट नाउ, बट पहले तो वो रह चुकी हैं, जैसा आपने खुद कहा। But she is herself said, she said it this time in Davos in 2026 as an independent person. So ठीक she's है। not talking on behalf of the government. ना? गवर्नमेंट But जी। what I'm trying to say is very, very important observers, whether they're economists or influencers or strong voices, are saying this. And data तो है, जी। ये टैलबर्ग और CII अपने ही तो हैं, ये भी डेटा दे रहे हैं। भारत क्लाइमेट फोरम ने इतना बड़ा इस पे डिस्कशन किया था हाल में ही, तो it's a very serious problem and I think we should not underestimate it. बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक और अजीत चक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक लंबा जो है समय बिताया है भारत के पर्यावरण संबंधी चुनौतियों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी चुनौतियों पर भी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का और हम बात कर रहे हैं गीता गोपीनाथ ने जो बयान दिया है और भारत में प्रदूषण की जो स्थिति बनी हुई है, भारत की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करें। अजीत चक हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत सर, कैसे देख रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी की चुनौतियाँ तो हैं, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन सुनील सर ने कहा कि कोरिलेशन करना गलत है, फिर इंटेंशन पर सवाल उठता है। और भारती मैम ने भी जो कुछ आंकड़े दिए हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। आलोक सर ने भी जो कुछ तथ्य पेश किए हैं उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, इस मुद्दे को नेशनलिज्म के प्रिज्म से देखना गलत होगा, क्योंकि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं गीता जी को, वो इसको एक हाइपर नेशनलिज्म के प्रिज्म से देख रहे हैं। एयर पोल्यूशन खासतौर से इस समय बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था 1 महीने पहले, और कुछ चीफ मिनिस्टर्स की काफी खिल्ली भी उड़ाई गई इन सब चीजों को लेके। बट जो उनने बात कही है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। पोल्यूशन की वजह से मैन डेज का लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, क्योंकि पोल्यूशन जब आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा तो आप काम नहीं कर सकते, आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। ये अपनी जगह एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड एक मतलब समझ लीजिए प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का। तो ये जो बात उन्होंने कही है कि हाँ, पोल्यूशन इज अ दिस थिंग इशू, पोल्यूशन इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, टैरिफ्स आर अ शॉर्ट टर्म मेजर। कल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स हटा दें, तो अगर टैरिफ्स का अगर असर हो रहा है हमारी इकोनॉमी पे तो वो खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैरिफ्स का असर हो रहा है या टैरिफ्स का असर नहीं हो रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा, आई हैव नॉट लुक्ड एट इट क्लोजली, आई हैव नॉट एनालाइज्ड इट। मगर ये एक छोटी सी बात है कि अगर हम एक जैकेट बनाते हैं लुधियाना में और उसको बेचने की कोशिश करते हैं अमेरिका में जी। और वही जैकेट वियतनाम, कंबोडिया या नेपाल में बनती है या बांग्लादेश में बनती है या पाकिस्तान में बनती है जिसपे टैरिफ्स कम है, तो उनकी जैकेट सस्ती होगी और उसको आसानी से बेचा जा सकता है अमेरिका में। तो या तो वहां एक मूवमेंट चालू हो कनाडा में या यूएस में कि जितने 20-30 लाख इंडियंस हो गए हम केवल इंडियन जैकेट ही खरीदेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, मगर ऐसा कोई मूवमेंट तो वहां है नहीं जी। तो ऑब्वियसली टैरिफ्स का असर पड़ेगा, बट एक शॉर्ट टर्म मेजर है। पोल्यूशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, और वो कंप्लायंस रिलेटेड प्रॉब्लम है। इंडियंस आर अ वेरी एंटाइटल्ड काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज प्रॉब्लम चालू कहाँ से होता है? हमारी डाइनिंग टेबल से चालू होता है, जब हम बच्चे से उसकी झूठी प्लेट लेके सिंक में डाल देते हैं और कहते हैं काम वाली बाई आएगी उसको साफ कर देगी। वो जब अडल्ट बनता है तो वो बैठ के सोचता है कि कोई और मेरा बनाया हुआ मेस क्लीन अप करेगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप माई ओन मेस। तो इस टाइप के लोग जब विदेश में पहुंचते हैं, इस टाइप के इंडियंस जब विदेश में पहुंचते हैं, तो वहां पे वो भी सोशली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स बन जाते हैं और सोशली अनएक्सेप्टेबल इंडिविजुअल्स बन जाते हैं।
और उनकी वहाँ ट्रोलिंग होती है, उनके खिलाफ वहाँ हेट क्राइम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। दे बिकम प्रॉब्लम फॉर दोज कंट्रीज जी बिकॉज इट्स एन इशू ऑफ कंप्लायंस। हमारे वहाँ ज्यादातर पोल्यूशन का इशू जैसे वाटर पोल्यूशन है, ये तो इंडस्ट्री की नॉन कंप्लायंस की वजह से है। इंडस्ट्री ने डिलिबरेटली ग्राउंड वाटर को पॉइजन किया है गुजरात में और बहुत स्टेट्स में, पंजाब में, पानीपत में। जी और इस पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने तो पिछले 25-30 साल से स्टडीज की हैं। गीता गोपीनाथ तो आज कह रही हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मरते हैं। जी सुनीता नारायण जी तो इस बात को पिछले 30-40 साल से कह रही हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन भारत के भी मिनिस्टर ने कहा संसद में कि इस तरह का कोई डेटा नहीं है जो सीधे सीधे होने वाली मौतों को प्रदूषण के कारण से जोड़ता है। तो उनको भी काफ़ी जो है आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा लगता है कि सरकार इस समस्या को प्राथमिकता नहीं देना चाहती है या फिर समस्या मानने से भी बचने की कोशिश कर रही है। आलोक सर, प्रदूषण तो है और प्रदूषण की वजह से जो भारतीय हैं, जो स्किल्ड भारतीय हैं, वो देश भी छोड़ रहे हैं। देश से भारत का जो क्रीम है वो भी पलायन कर रहा है, ये भी एक डेटा है। तो इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि गीता गोपीनाथ जब कह रही हैं तो ये भारत की इकॉनमी से जुड़ा एक बड़ा जो है मसला है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी नहीं, मसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ इसी वजह से ही देश छोड़ के जा रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर होगा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाती है। उससे बड़ा फैक्टर आपके हेल्थ सेक्टर की आती है, आपके एजुकेशन की आती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो बिजनेस में अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस में अभी तक लाइसेंसेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी जैसे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी सेकंड राउंड में जो आपने बात की थी, जी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को में भी अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, यानी यानी उस इंडेक्स में अगर ऊपर जाना है, तो कुछ सर्टेन चीजों पर आप फोकस कर दीजिए, आप ऊपर बढ़ जाएंगे। जी अब बिजली का कनेक्शन को जल्दी फास्ट करवा दीजिए, आपका देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप इंडिकेटर में ऊपर चले जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, जी जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब आप बात करते हैं तो वो पूरे देश भर के नहीं करते हैं। अब वो बड़े मेट्रोज की बातें होती हैं, इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो सब जगह लगाई जाती है ना। वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ है? जी वहां ईज ऑफ डूइंग कुछ नहीं है। तो और एक बात है, भारत में जब भी आते हैं, देखिए इंस्टीट्यूशन, मेरा मानना है आज भी इंस्टीट्यूशन बहुत आपकी उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक अगर आप उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो एक भरोसा टूट जाता है। तो जब भरोसा टूट जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में सबको लगता है कि उनको चाहिए कि उनके एक ऐसी जगह जाए जहां पर फेयर सोसाइटी हो, रूल बेस्ड हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो किसी से प्रभावित ना होते हो। एक सबसे ज्यादा एक समझिए कि फेयर प्ले अगर उनको जहां मिलेगा वो वहां जाना चाहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक एक्सटॉर्शन आ जाए, कोई पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन आ जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरदस्ती चंदा देना पड़े, इधर चंदा दो उधर कॉन्ट्रैक्ट लो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना हो ऐसा नहीं, दुनिया में होती है, लेकिन जी होती है तो फिर सामने बैठ के होती है। एलन मस्क भी सामने बैठ के आता है, यहाँ पर्दे के पीछे थोड़ी छुपे रहते हैं। जी तो ये फर्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल पॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, इसकी वजह से लोग देश छोड़कर जाते हैं। इसको कहते हैं हताशा वाली स्थिति। जब वो डेस्परेट वाली कंडीशन में आ जाते हैं तभी छोड़ के जाते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा कैरियर, अच्छी लाइफ, अच्छे हेल्थ और एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देंगे, इस वजह से ही छोड़ करके जाते हैं। सिर्फ यही नहीं है, हाँ ये भी एक बड़ा फैक्टर हो चुका है। कम से कम दिल्ली में तो बहुत ही बड़ा हो चुका है। दिल्ली में तो बहुत सारे लोग जिनके पास में थोड़े से भी पैसे हैं वो अपने सेकंड होम की तरफ निकल चुके हैं। जी सेकेंड होम की तरफ निकल चुके। वर्क फ्रॉम होम जो एक मोड शुरू हुआ कोविड के समय में, अब इसको जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां भी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूँगी। हमारे साथ डॉक्टर सुनील भी जुड़े हुए हैं और अदर पैनलिस्ट भी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है और सीधे चलेगी डॉक्टर सुनील के पास। सुनील सर, जब आप कहते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट का जो है कोरिलेशन बिल्कुल इलॉजिकल है, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि यूएस टैरिफ जो है नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल है, और जो पॉल्यूशन है वो नेगोशिएबल है? यानी कि पॉल्यूशन को अभी जो है प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और यूएस टैरिफ के कंसर्न जो है वो बड़े हैं।
नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता नहीं दे जानी चाहिए। मेरा ये कहना है कि इन दो मुद्दों को एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़ा करना मेरी समझ से गलत है। टैरिफ का मुद्दा अपनी जगह है, एनवायरनमेंट का मुद्दा अपनी जगह है। अगर आपने और ये कहना कि इस समय भारत के सामने टैरिफ से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो इसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पिछले कई सालों से पर्यावरण के प्रति बिल्कुल ही जो है ध्यान नहीं दे रहा है। भारत ने प्रयत्न किए, ठीक है। भारत की समस्याएं जो हैं वो अपने किस्म की हैं, और जिस हिसाब से और जिस लेवल पे पर्यावरण के समस्याओं को हल किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से स्थिति इस समय बहुत गंभीर है। खास करके दिल्ली जैसे शहर में लोगों का जीना दूभर हो गया। ये सारी चीजें मानने वाली, और इन सारी चीजों के प्रति सजग होने की जरूरत है। परंतु ये कहना कि उसकी तरफ आप ध्यान दें, ये जो टैरिफ लगाया गया है इसके बारे में आप बात ना करें, जी। तो वही बात हो गई कि एक मतलब एक किस्म की जो WTO जो संस्था थी जिसके के सभी देश मेंबर हैं, उसके तहत जो चीजें डिसाइड होनी चाहिए थी उनको आपने दरकिनार कर दिया। और US प्रेसिडेंट जो है वो तमाम देशों के ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर अपनी मर्जी से आप टैरिफ लगा रहे हैं, तो उसको आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे भारत की जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा है, उसको आप तो सुनील सर, क्या 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 आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि वो मौका ऐसा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल स्टेज था, इसीलिए ये जो है इलॉजिकल रहा? अगर वो भारत में ये बात कह रही होती तो ज़्यादा समझ में आता। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जो कि अगर आपने जो कनाडा के प्रेसिडेंट का स्पीच सुना होगा तो उन्होंने तो बहुत खरे खरे शब्दों में कहा है जी जी। कि जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं रूल वो बनाते हैं, जब वो रूल तोड़ते हैं तो कोई उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठाकर कुछ बोलता है। और यहीं पे अगर भारत या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या साउथ जिसको हम बोलते हैं उनकी कंट्रीज ने अगर ग्लोबल कुछ साउथ, जी। ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो बात यहाँ पे ये है कि आप ये सारा जो भी टैरिफ से रिलेटेड मुद्दा है जो कि WTO का मसला है, उसको आपने दरकिनार करके आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे आप करो, तो उसको आप क्वेश्चन नहीं करोगे। फिर जी, भारत ठीक में है, भारत ठीक में है, भारत में पर्यावरण की समस्या है। ठीक है तो सर। आप भारती मैम ने यहाँ पर एग्रीकल्चर का जिक्र किया। भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से ये तेज़ी से जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ को पॉल्यूशन से जोड़ता है या फिर एनवायरनमेंट की समस्याओं से जोड़ता है। जी सुनील सर। देखिए, भारत में जो एग्रीकल्चर है उसमें जो समस्याएं हैं और उसकी जो डिफिकल्टीज हैं वो एक अलग मुद्दा है। आज के दिन में ये है कि भाई ठीक है, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो सबड्यूज और रेसिड्यूज रह जाते हैं उसको जिस तरीके से जलाया जा रहा है उसकी वजह से पर्यावरण की जो समस्या नहीं, मैं भारत की कुल इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके लिहाज से ये सवाल कर रही हूँ। जी नहीं, भारत की जो एग्रीकल्चर है वो उसका जो परसेंटेज है GDP में कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में वो जरूर गिर रहा है, और वो एक आई मीन मेरी समझ से वो नेचुरल प्रोग्रेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कंट्री में जब डेवलपमेंट होता है तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन GDP में घटता है, भारत में घट रहा है, वो समस्या नहीं है। भारत की समस्या दूसरी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टैग्नेंट है, और हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं होना, तो वो समस्याएं अलग हैं। परंतु एक चीज जो मानने वाली है वो ये है कि भारत आज भी अपनी खेती से इतना जो है खाद्यान्न तो उत्पादित कर ही रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उन समस्याओं को आप छोड़िए, और भारत हमेशा इस मुद्दे को लेकर बहुत संजीदगी से अपनी बात रखता है कि हमारे यहाँ पे मार्जिनल और छोटे फार्मर्स हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं कर सकते।
इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्सिस्टेंस ठीक है एग्रीकल्चर अजीत इन सर, इंडिया। मैं आप ही के पास आने वाली थी। सुनील सर, अगर आपकी बात पूरी हो गई। अजीत सर। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ये चाहती हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो खोल दे। अभी भी जो टैरिफ से रिलेटेड जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, उसमें यूएसए चाहता है कि भारत अपना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इंपोर्ट के लिए खोल दे, जो कि जी भारत को तैयार नहीं है। तो मुद्दा बिल्कुल, ये है कि भारत करने को क्यों नहीं क्योंकि तैयार। वहाँ की उन्नत कृषि तकनीक से पैदा होने वाला जो अनाज है वो भारतीयों को जब सस्ता मिलने लगेगा तो किसान जो पहले से ही यहाँ पर मौसम संबंधित समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, बेतहाशा बारिश या फिर कहीं सूखा या फिर कहीं पर अन्य जो समस्याएं हैं सिंचाई संबंधी। अजीत सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एयर पोल्यूशन और एग्रीकल्चर की एक बहुत अच्छी केस स्टडी हमारे पास है, वो है मलियाबाद। मलियाबाद को मैंगो बेल्ट घोषित किया गया था 1990s में, 1980s या 1990s में। और ये मैंगो प्रोड्यूसिंग एरिया है। जो आपका लखनऊ का जो फेमस दशहरी है, ये यहीं से पैदा होता है ज्यादातर। जी मलियाबाद में ईंटों के भट्टे बहुत थे। वो सारे भट्टे वहां से हटाए गए केवल इसलिए क्योंकि भट्टों से में जो कोल और लकड़ी इस्तेमाल होती थी भट्टों को आग लगाने के लिए, उससे एयर पोल्यूशन पैदा होता था, जिससे मैंगो क्रॉप का आउटपुट डैमेज होता था। तो एयर पोल्यूशन और एग्रीकल्चर में आउटपुट जो है, जो आपका एग्रीकल्चर फार्म आउटपुट होता है, उस पर एयर पोल्यूशन का असर पड़ता है, एटलीस्ट इन द मैंगो क्रॉप। तो ये तो केस स्टडी हमारे पास है। जी और यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी हुआ है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यहाँ इस मलियाबाद में ना कोई इंडस्ट्री लगेगी, ना कोई एयर पोल्यूटिंग एक्टिविटी होगी, और ना कोई भट्टा लगाया जाएगा। दिस हैज बीन डन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल जो है सरकार सेट कर चुकी है। तो इसी तरह के और ज़्यादा एग्जाम्पल और ज़्यादा जो है ब्रॉड एग्जाम्पल की ज़रूरत है। आलोक सर, एक लाइन में आपसे टिप्पणी लेना चाहूँगी कि जब इंडियन इकोनॉमी की बात आती है, इसके ग्रोथ की बात आती है, अभी 6% से अधिक की ग्रोथ जो है, क्या इसी से भारत को संतुष्ट हो जाना चाहिए जैसा अश्विनी जी कह रहे हैं दावोस में? और जब बात एग्रीकल्चर की, जहाँ तक मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ है, भारत का औद्योगिक सेक्टर तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एग्रीकल्चर का स्ट्रांग होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी अच्छी पैदावार और किसानों को उचित दाम, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम लोग भारत के कृषि सेक्टर की बात करते हैं ना, तो कृषि और उससे जुड़े हुए सेक्टर पे ऊपर भारत की बहुत बड़ी आबादी निर्भर है। उनका उसी से ही काम चलता है। जी और हम जो जीडीपी के जिन आंकड़ों की हमारे जो मंत्री साहब बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े होते हैं। जी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का अगर पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से काफी कम। वो कुछ आंकड़े वो 13 से 17% के बीच में बताया जाता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और बाकी वो इनफॉर्मल सेक्टर है। जी जी तो और दूसरी बात, एक जीडीपी के आंकड़े आप कहाँ पहुंच गए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपके, मैं जीडीपी के आंकड़े भी मान लेता हूँ, चलो हम सारी चीजें मान लेते हैं कि आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। तो भैया, अगर आप इतना ही सच बोलते हैं तो आप हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, पत्रकारों को, बाकी सबकी बातें में ये एफपीआई क्यों पैसे निकाल के चले जा रहे हैं, जब आपकी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। 8% और 7.4% की आप ग्रोथ ले रहे हैं, 6.7% और 6.4% की आप 27 में भी आप बातें कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के तमाम सारे आ रहे हैं, तो लोग पैसे निकाल के क्यों जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि निकाल के जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप जो दावे दे रहे हैं जमीनी तौर पर वो उतने सच नहीं है। क्योंकि आप जो बेस ईयर ले रहे हैं ना, बेस ईयर आपने पुराने ले रखे हैं। जी अब जो आपका डाटा 12 फरवरी से जो चालू होगा, जिसमें सीपीआई से लेकर सारे डाटा चालू होंगे, डब्ल्यूपीआई के भी आएंगे, तो ये आपकी नई सीरीज पे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। और जीडीपी के आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए ये, या आप कौन सी इकोनॉमी बन गए, इससे भी नहीं फर्क पड़ता। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें आप $3,000 तक नहीं अभी पहुंच पाए, 2700 के लगभग डॉलर पर आप टिके हुए हैं। ठीक तो इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं ठीक है। है सुनील सर, एक लाइन में क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों की बात हो रही है, तो क्या ये जो आलोक सर ने कहा कि क्यों इन्वेस्टमेंट निकाला जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर्स का भरोसा क्यों भारत की अर्थव्यवस्था से कम हो रहा है? जी सुनील सर।
देखिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत में जो बाहर का पैसा आता है, खास करके स्टॉक मार्केट में एफपीआई का पैसा, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। जी इस समय ग्लोबल जो सिचुएशन है उसमें जिस किस्म की अनिश्चितता बनी हुई है और जिस किस्म से चीजें उभर कर सामने आ रही हैं, तो जो बाहर का पैसा है दे ऑलवेज लुक फॉर अ सेफ हेवन। और सेफ हेवन जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स होते हैं। तो जी इस समय पैसा जो बाहर जा रहा है वो इस वजह से नहीं जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अचानक से कोई तब्दीली आ गई है और अर्थव्यवस्था इज गोइंग डाउनहिल। ठीक ये है। एक ग्लोबल समस्या है जिसमें जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज में बैठे हुए हैं, वो जी डेवलपिंग इकोनॉमीज से अपना पैसा खींचते हैं और वापस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में लेकर जाते हैं। और अगर डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स अट्रैक्टिव नहीं हो तो फिर वो दूसरे एसेट क्लास की तरफ देखते हैं, जैसा कि जहाँ इस समय ज्यादा हो रहा जो है है। सिक्योरिटी गोल्ड जो हो है। गया, सिल्वर हो गया, जी इन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो जी इसको भारत के ग्रोथ से लिंक करके नहीं देखना चाहिए, कम से या कम फिर इस। डिस्ट्रेस टू इंडियन इकोनॉमी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सुनील सर आपका भी, आलोक सर आपका भी, अजीत सर आपका भी, और भारती जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आप दर्शकों के ऊपर भी ये सवाल को छोड़कर जाना चाहती हूँ कि आप इस पूरे विषय पर क्या राय रखते हैं, हम तक लिखकर पहुँचाएँ info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।